रामनगरी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक रहा। राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा की स्थापना से करोड़ों लोगों का सपना साकार हुआ। यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच बटन दबाकर के ध्वजारोहण किया। इस दौरान शंखनाद और मंदिर की घंटियों की गूंज से पूरा वातावरण धार्मिक हो गया। इस दौरान जय श्री राम के जयकारों से पूरा परिसर गूंज उठा। इसके साथ ही राम मंदिर संपूर्ण हो गया। इस दौरान पीएम मोदी भाव विभोर हो गए, धर्म ध्वजा को हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। वहीं यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी मौजूद रही। इस मौके पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में आदित्य संतोष है और सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। देवी और सज्जनों, आज अयोध्या नगरी भारत की सांस्कृतिक चेतना के एक और उत्कर्ष बिंदु की साक्षी बन रही है। आज संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व राममय है। हर राम भक्त के हृदय में अद्वितीय संतोष है, असीम कृतज्ञता है, अपार अलौकिक आनंद है। सदियों के घाव भर रहे हैं, सदियों की वेदना आज विराम पा रही है। सदियों का संकल्प आज सिद्धि को प्राप्त हो रहा है। आज उस यज्ञ की पूर्णाहुति है जिसकी अग्नि 500 वर्ष तक प्रज्वलित रही। आज का यह पावन दिन उन पूज्य संतों, योद्धाओं, श्री राम भक्तों की अखंड साधना, संघर्ष को समर्पित है, जिन्होंने इस पूरे आंदोलन और संघर्ष के लिए अपना जीवन समर्पित किया। विवाह पंचमी का यह दिव्य संयोग इस उत्सव को और भी पावन बना रहा है। ध्वजारोहण उस सत्य का उद्घोष है कि धर्म का प्रकाश अमर है और राम राज्य के मूल्य कालजयी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 2014 में जब आपने भारत का नेतृत्व संभाला था, उसी दिन कोटि कोटि भारतवासियों के मन में, उनके हृदय में यह संभावना, यह संकल्प और विश्वास का सूर्योदय हुआ। आज वही विश्वास, वही तपस्या, वही अनगिनत पीढ़ियों की प्रतीक्षा आपके कर कमलों के माध्यम से साकार रूप से पूरे भारतवासियों और सभी सनातन धर्मावलंबियों के समक्ष आज इस भव्य राम मंदिर के रूप में है। आज हम सबके लिए एक सार्थकता का दिवस है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान दालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी
रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई, ध्वजारोहण हो गया। राम राज्य का ध्वज जो कभी अयोध्या में फहराता था और संपूर्ण विश्व में अपने आलोक से सुख शांति प्रदान करता था, वो ध्वज आज फिर से नीचे से ऊपर चढ़ता हुआ और अपने शिखर पर विराजमान होता हुआ हमने अपनी आंखों से देखा है। इसी देह में अंता सीट से उपचुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे प्रमोद जैन भाया ने मंगलवार को विधानसभा में सदस्यता की शपथ ली। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उन्हें शपथ दिलाई। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, अशोक चांदना, रामकेश मीणा सहित कांग्रेस के कई विधायक मौजूद रहे। प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला भाया भी इस मौके पर उनके साथ में मौजूद रही। शपथ के बाद प्रमोद जैन भाया ने कांग्रेस नेताओं और अंता की जनता का आभार जताते हुए कहा कि वो जनता से जुड़े मुद्दों को सदन में मजबूती के साथ में उठाएंगे और चुनाव में लगे आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनता ने मत देकर सभी आरोपों का जवाब दे दिया है। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में बहुत ही बड़ा मन करके काम किया जीवन में, और आरोप प्रत्यारोप एक राजनीति में सहज प्रक्रिया है। और आरोप लगाने वालों को तो क्या है कि बहुत काली जुबान हिलानी पड़ती है, लेकिन काम करने वाले को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में हमेशा काम को पूजा माना और क्षेत्र की जनता को गणेश मानकर सेवा करने का काम किया है। इस कार्यकाल में भी मैं पूरी जिम्मेदारी से, पूरे समर्पण भाव से जो जनप्रतिनिधि का दायित्व। अंता के नवनिर्वाचित विधायक प्रमोद जैन भाया ने मंगलवार को विधानसभा में शपथ ग्रहण कर ली है। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से भारतीय जनता पार्टी के विधायक कंवरलाल की सदस्यता रद्द करवाने को लेकर कांग्रेस ने पूरा जोर लगा दिया था। उसके बाद कोर्ट ने कंवरलाल की सदस्यता रद्द कर दी। सदस्यता रद्द कराने में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने अहम भूमिका निभाई थी। मंगलवार को भाया के शपथ ग्रहण के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली से स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट प्रमोद कुमार ने खास बातचीत की। सुनिए। अंतर चुनाव पर टीकाराम जूली प्रतिपक्ष नेता, इनसे हम बात करते हैं कि किस तरह का जीत का दस सेहरा आखिरकार यहां से बंध चुका है। एक आवाज जो कंवरलाल के रूप में यहां से उठाई गई थी नेता प्रतिपक्ष के द्वारा, अब यहां से सेहरा बन चुका है। हमारे साथ है सर, क्या कहना चाहेंगे? आपने स्टार्टिंग में ये उठाया था मुद्दा कंवरलाल के मुद्दे पर सदस्यता रद्द करने पर। मैंने यही कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक पे इतने दर्जनों संगीन केस हों और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी अगर सदाचार की, नियम कानूनों की बात करे तो वो जाती थी। और वो माननीय कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने सभी जगह उस चीज को माना और कंवरलाल जी की जो सदस्यता थी उसको खत्म किया। आज 2 साल का जो कार्यकाल था भारतीय जनता पार्टी का, उसके आधार पर जनता ने वोट दिए हैं। भाया जी का जो विकास था, जो काम था, वो उनकी सेवा थी, उसको देखते हुए जिस प्रकार से रिजल्ट आए हैं, आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का आने वाले टाइम में सुपड़ा साफ हो जाए। अच्छा, भाजपा जो प्रभारी है दामोदर दास, उन्होंने कहा कि एक सीट हमने वैसी उनको दे दी है, दयापूर्ण, क्या कहना चाहिए? तो खाली छोड़ते ना, फार्म मत भरवाते, मान जाते। अच्छा, एक महारैली आयोजित होने वाली 14 दिसंबर को, इसकी तैयारियों को लेकर क्या तैयारी पूरी है? 29 तारीख को अभी जो हमारी यहाँ पे जयपुर के अंदर बैठक होगी, जिसके अंदर इसकी तैयारियों पे चर्चा की जाएगी और 14 तारीख को भारी संख्या में लोग जो है दिल्ली वोट चोर गद्दी छोड़ रैली के अंदर जाएंगे। अच्छा, एक विधायक और आपकी श्रेणी में जुड़ गया अब, और मजबूती के साथ विधानसभा में आवाज उठाई जाएगी एमएलए। हाँ, 1 और 11 हो जाएंगे, मजबूती से जनता की आवाज को उठाएंगे। ये थे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली। इनका साफ तौर पर कहना है कि 1 और 11 मिलकर विधानसभा में जनहित के मुद्दों को भारी संख्या में उठाएंगे। कैमरा पर्सन राम के साथ प्रमोद कुमार। डबरा क्षेत्र के ग्राम बेलगाड़ा में जमीनी विवाद के दौरान एडवोकेट चंद्रभान मीणा की मौत का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जिस पर एसएसपी धर्मवीर सिंह यादव ने आज एसआईटी का गठन कर दिया, जिसे 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश दे दिए गए हैं। और ये एसआईटी एडवोकेट की हत्या के कारण जमीनी विवाद में शामिल पक्षों की भूमिका, पुलिस और राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही सहित
सभी पहलुओं की जांच करेगी। इससे पहले डबरा सिटी थाना प्रभारी धर्मेंद्र यादव, उप निरीक्षक आर्यन शर्मा और एक आरक्षक को लापरवाही के आरोप में लाइन अटैच किया जा चुका है। 23 नवंबर को इलाज के दौरान मीणा की मौत के बाद वकीलों और परिजनों ने NH-44 पर चक्का जाम कर विरोध जताया, जिसके बाद में आज दोबारा हाईवे जाम की तैयारी की गई थी, लेकिन SSP द्वारा SIT गठन और कठोर कार्रवाई का आश्वासन दिए जाने के बाद अधिवक्ताओं ने आंदोलन को स्थगित कर दिया। जो घटना हुई है बहुत ही गंभीर और दुखद घटना है। इस घटना का संज्ञान सारे सीनियर अधिकारियों ने लिया है। अब तक क्योंकि अधिवक्ता थे तो यहाँ के पूरा बार एसोसिएशन और डबरा के माननीय सभी अधिवक्तागणों के साथ हमारी चर्चा हुई। अभी परिजन और परिवार के लोग भी आए, उनके साथ चर्चा हुई है। उनकी जो चिंताएँ हैं वो सारी चिंताएँ मुझे लगता है वाजिब हैं। उन्होंने जो इशू रेज किए हैं निश्चित ही जांच का आधार बनेंगे। मैंने ये उनको आश्वस्त किया है कि इस पूरे मामले की एक SIT जांच चलेगी। इस केस की विवेचना डबरा थाने से हटा के हमने कलवार थाना प्रभारी को विवेचक किया है। एक बड़ी SIT बना है। पलवल में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं पुण्यतिथि पर विकसित भारत पदयात्रा का शुभारंभ केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने किया। इस मौके पर पूर्व विधायक दीपक मंगला, प्रवीण डागर, भाजपा नेता विश्व कुमार उर्फ भालू, जिला अध्यक्ष विपिन बेसला, जिला उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ, जिला पुलिस अधीक्षक वरुण सिंगलाक सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। कमेटी चौक से शुरू हुई पदयात्रा शहर से होते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में समाप्त हुई, जिसमें सभी ने तिरंगा लिए भारत माता की जय, सरदार पटेल अमर रहे जैसे नारे लगाए। केंद्रीय मंत्री ने युवा शक्ति का धन्यवाद करते हुए कहा कि सरदार पटेल ने देश की 562 रियासतों को एक सूत्र में पिरोकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का सपना साकार कर रहे हैं। उन्होंने युवाओं से नशा मुक्त और स्वदेशी अपनाने का संकल्प लेने का आह्वान किया और कहा कि वर्ष 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना युवा पीढ़ी की जिम्मेदारी है। देश और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 31 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक पूरे देश में इस तरह के यूनिटी मार्च, देश की एकता और अखंडता के प्रबल समर्थक और उसको असली जामा पहनाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती पर पूरे देश में हर जिले में ये यूनिटी मार्च निकल रहा है। और इसका मकसद एक है कि देश की एकता के लिए हमारे पूर्वजों ने जो बलिदान दिया, जो त्याग किया, उसको बरत। खरगोन जिले में सोमवार शाम फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां सनावद रोड पर अमयुदय विश्वविद्यालय की तेज रफ्तार बस ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी। यह हादसा गोगावा थाना क्षेत्र के अंदर और मछल गांव के बीच में हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में मां, बेटा और पोती शामिल है और वहीं 7 वर्षीय टक्कू गंभीर रूप से घायल है, जिसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं हादसे के बाद बस ड्राइवर मौके से फरार हो गया। जानकारी के अनुसार अरुण परिवार को लेकर बेड़िया में अपने भाई के यहां चतुर्थी कार्यक्रम में शामिल होकर के लौट रहा था, तभी यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस चालक की तलाश में जुटी हुई है। श्रीगंगानगर एसपी डॉक्टर अमृता दुहान के निर्देश पर राज्यसर पुलिस से बड़ी कार्रवाई करते हुए पंजाब भेजी जा रही भारी मात्रा में अफीम के तस्कर कलवंदर सिंह को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई राज्यसर थानाधिकारी कलावती चौधरी के टीम ने एटा की रोही इलाके में की। तस्कर के कब्जे से 8 किलो अफीम और क्रेटा गाड़ी भी बरामद की गई। इसमें राज्यसर थाने के कांस्टेबल आत्माराम कुलड़िया ने अहम भूमिका निभाई, जबकि कांस्टेबल धर्मपाल, प्रमोद और हरिराम मीणा भी इस कार्रवाई में शामिल रहे। पुलिस के मुताबिक यह अफीम जोधपुर से पंजाब सप्लाई के लिए लाई जा रही थी। धौलपुर के बाड़ी सदर थाना पुलिस ने 1.5 साल से फरार चल रहे हत्या के प्रयास के आरोपी पारत पुत्र नवल गुजर को नक्सौदा डांग क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम घोषित था। 14 मई 2024 को सीताराम गुजर पर लाठी, डंडों और पत्थरों से हमला किया गया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे।
और ये पूरा मामला बाड़ी सदर थाने का है, जहां पर एफआईआर भी दर्ज हुई। थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार के नेतृत्व में पुलिस ने मानवीय इनपुट और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की धरपकड़ की और पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर के आगे की कार्रवाई कर रही है। खेड़ली थाना क्षेत्र में 2010 में खेत के विवाद को लेकर हुए खूनी संघर्ष का 15 साल बाद SC/ST कोर्ट अलवर ने फैसला सुनाया। 16 सितंबर 2010 को घाटा भावर निवासी प्रार्थी ने पुलिस में शिकायत की थी कि उनके रास्ते को आरोपी पक्ष ने जोत दिया और पत्थरों से उखाड़ा। इस पर दोनों पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। रामस्वरूप नामक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत भी हो गई और पुलिस ने 17 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। सुनवाई में 31 गवाहों के बयान और दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए गए। न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पक्ष के 14 लोगों को आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया, जबकि क्रॉस केस में दूसरे पक्ष के 15 लोगों को 2 साल की सजा दी गई। कोर्ट ने मृतक के परिजनों को 1.5 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश भी दिया। मृतक के जो विधिक वारिस हैं उनको न्यायालय ने लगभग 1.5 लाख रुपए की अनुकंपा राशि जो इनसे जुर्माने के रूप में जो वसूल की जाएगी मुलजिमान से, वो दिलवाई गई है न्यायालय के द्वारा। 14 लोगों को कितनी सजा सुनाई? हाँ, इसका जो क्रॉस केस था उसमें भी न्यायालय ने आज 15 लोगों को IPC की धारा 147, 323 व 341 में दोषित करते हुए 2-2 साल की सजा से दंडित किया है। उनको मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने मंगलवार को शासन सचिवालय में बजट घोषणाओं की प्रगति को लेकर के समीक्षा बैठक की। इस दौरान ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण, खनिज एवं पेट्रोलियम और आयोजना विभाग के सचिव मौजूद रहे। इस दौरान वी श्रीनिवास ने इन विभागों में संचालित योजनाओं व कार्यक्रमों, बजट घोषणाओं और विकसित राजस्थान 2047 के लक्ष्यों और प्रगति के बारे में जानकारी ली। मुख्य सचिव ने कहा कि विकसित राजस्थान 2047 राज्य के दीर्घकालिक विकास का रोडमैप है और विकास कार्यों के समयबद्ध निष्पादन से ही इसके लक्ष्यों को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों को बजट घोषणाओं के कार्य तय समय में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए।